चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में ये नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरी तरह से। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट को रिवाइज करते हैं, 5 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर आगे आज बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में बताया कि ये वाला कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा है, मैथ्स के जैसा लगेगा। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, विलिंगम डायग्राम है, इसी से रिलेटेड। हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस तक का पोर्शन कर रहे थे, इसी का कुछ पार्ट बाकी बचा हुआ है। तो इसको छोड़ करके, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल को छोड़ करके उसके बाद का पार्ट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद वाले क्लास में थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल करेंगे। यानी कि एक क्लास में और लगेगा, 3 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकल है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे। सबसे पहले यहाँ पर बताए थे एलिमेंट के अकरेंस के अनुसार से जो रिएक्टिव मेटल हैं, जो रिएक्टिव एलिमेंट है कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, जो लिस्ट रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। उसी में मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइट्स में एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में भी, और जो रिएक्टिव हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल बियरिंग सब्सटेंस जो जमीन के नीचे पाया जाता है और माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। और जिस मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन कॉमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली करते हैं, उन्हें ओर्स कहा जाता है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि सारे के सारे ओर्स जमीन के नीचे पाए जाते हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, लेकिन सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ओर्स नहीं कहे जाएंगे। ये नोट में ये पॉइंट लिखा हुआ था। इसके बाद आ गए थे हम लोग टाइप्स ऑफ ओर्स में। यहाँ बताया था कि ओर्स का टाइप उनके साथ में एसोसिएटेड एटम और ग्रुप के अनुसार से होगा। ऑक्साइड हो सकते हैं, हलाइड हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं और कार्बोनेट हो सकता है। वो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में था। फिर आया था मेटलर्जी। जमीन के नीचे से आप मिनरल्स, ओर्स निकालते हैं, जो कि मिनरल्स में से उस मिनरल्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं जहाँ से मेटल कॉमर्शियली निकाला जाता है। अब इस ओर्स से मेटल के निकालने तक के कंप्लीट प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं या मेटलर्जी कहा जाता है। और ये मेटलर्जी 4 स्टेज में पूरा होता है: कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। जिसमें से हम लोग ऑक्सीडेशन तक का पार्ट कर लिए थे, रिडक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे, जो आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन, ओर्स के साथ में जो इम्प्योरिटीज को गैंग कहा जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें रिमूव करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। और ये कंसंट्रेशन कई तरीके से किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि ओर और इम्प्योरिटीज का नेचर कैसा है। अगर एसोसिएटेड ओर के साथ में इम्प्योरिटी जो है वो हल्का है, लाइटर इम्प्योरिटीज है, तो उसे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग से। अगर ओर और इम्प्योरिटीज दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का है, तो उसे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से। अगर ओर हल्का है और इम्प्योरिटीज भारी है, जैसे जनरली सल्फाइड ओर वो हल्का होता है, तो उसे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। और फिर आया था लीचिंग। इस लीचिंग में केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में 3 और इंपॉर्टेंट टर्म आया था: कलेक्टर, फ्रोथ स्टेबलाइजर और डिप्रेसेंट। कलेक्टर क्या करता है, ओर मॉलिक्यूल के चारों तरफ सराउंड कर उसको भीगने से, गीला होने से, भारी होने से बचाता है, नॉन वेटेबिलिटी को इंप्रूव करता है। फ्रोथ स्टेबलाइजर फ्रोथ को ड्राई होने से बचाता है। और डिप्रेसेंट का यूज करते हैं अगर एक से ज़्यादा सल्फाइड है, तो किसी एक के साथ वो कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, भारी कर देता है, वो नीचे बॉटम में बैठ जाता है और दूसरा सल्फाइड बाहर चला आता है। लीचिंग प्रोसेस में बेस प्रोसेस भी है इसी में। लीचिंग प्रोसेस में वैसे ओर को कंसंट्रेट करते हैं जहां ओर या इम्प्योरिटीज, इन दोनों का केमिकल रिएक्टिविटी किसी पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस से अलग अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे, बॉक्साइड का कंसंट्रेशन। बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डिजोल्व हो गया, इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है, फिल्टर करके बाहर कर लिए। अब उसके बाद में उसमें डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, जिन्हें हीट करते हैं तो Al2O3, इन्हें एल्यूमिना कहा जाता है। इसी तरह से फिर सिल्वर का और गोल्ड का भी हम लोग लीचिंग प्रोसेस से अलग करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन लिखवाए थे, बोले थे कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट्स लिख रहे हैं ना कॉपी में, क्योंकि वो जरूरी है। जैसे जो समझा हुआ पार्ट है उसके बाद लिखोगे तो आसान हो जाएगा। ऑक्सीडेशन,
यानी जो कंसंट्रेटेड ओर आ गए, इंप्योरिटीज बाहर चला गया, अब इसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करने का दो मेथड है, एक ऑक्सीडेशन कैल्सिनेशन के द्वारा और दूसरा रोस्टिंग के द्वारा। कैल्सिनेशन यूज किया जाता है कार्बोनेट ओर के लिए और रोस्टिंग यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। जैसे अगर मेटल सल्फाइड है, हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। मेटल कार्बोनेट है, इसे हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद आया रिडक्शन। रिडक्शन कहने का मतलब मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना, मेटल में। पहले ओर निकाले, ओर से इंप्योरिटीज अलग कर लिए, कंसंट्रेशन। अब और अगर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिए, ऑक्सीडेशन। अब इसमें से ऑक्सीजन अलग करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि अब मेटल के फॉर्म में आएगा। बताए कि जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे मरकरी ऑक्साइड, उन्हें सिर्फ आप हीट करेंगे तब वो रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि मरकरी में कन्वर्ट कर गया। लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, इन्हें अलग करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में है Fe2O3 हेमेटाइट। इस हेमेटाइट को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तभी आयरन में कन्वर्ट करता है। और जो हाईली रिएक्टिव हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस से किया जाता है, सेपरेट करते हैं। जैसे एल्युमिनियम के ओर है एल्यूमिना, Al2O3 आसानी से वो अलग नहीं होगा क्योंकि ये बाकी दूसरे मेटल यूज करेंगे, आप आयरन यूज करेंगे तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन के ऑक्सीजन को ले सकता है, अपना ऑक्सीजन कैसे वो दे सकता है। तो इस कंडीशन में इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस से अलग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में इसके प्रोसेस को समझो थोड़ा सा, यहां से डिस्कस करना है आज हम लोग को। ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक Al2O3 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इजिली, दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हम लोग। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो कटायन मूव करता है कैथोड की तरफ और आनायन का मूवमेंट होता है एनोड की तरफ। यहां कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मोल्टेन एल्यूमिना Al2O3 is taken in electrolytic tank along with a small amount of cryolite. Cryolite Na3AlF6 है। The cryolite is added to, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है why cryolite is added, उसी का यहाँ आंसर है the cryolite is added to reduce the melting point and to increase the conductivity of alumina। क्योंकि मोल्टेन फॉर्म में लिया गया है तो क्रायोलाइट डालने से उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, यानी कम ही टेम्परेचर पर ये मेल्ट करेगा, इनका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर एल्यूमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन का मूवमेंट बढ़ेगा। ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली कार्बन का रॉड इस्तेमाल किया जाता है कैथोड के फॉर्म में भी और एनोड के फॉर्म में भी। और इनका जब रिएक्शन देखेंगे हम लोग, ये कुछ इस तरीके से होता है, इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं तब। ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, इसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि यहां से मोल्टेन मटेरियल बाहर निकले और इसमें लाइनिंग दिया हुआ होता है ग्रेफाइट का, ये ग्रेफाइट लाइनिंग। और इसे जोड़ दिया गया है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और इसके अंदर में कार्बन रॉड होता है। और इसे जोड़ देते हैं हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पर। अब इस जगह पर जब आप एल्युमिनियम ऑक्साइड डालते हैं Al2O3, तो Al2O3 आयोनाइज करता है एज 2Al3 प्लस 3O2 माइनस, यानी कि ऑक्साइड आयन के फॉर्म में। एल्युमिनियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसके ऊपर में डिपॉजिट होगा, निगेटिव के ऊपर में। और ऑक्सीजन के ऊपर में निगेटिव चार्ज है तो ये डिपॉजिट होगा पॉजिटिव के ऊपर में। अब जैसे ही ये डालते हैं तो जितने एल्युमिनियम हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम को इससे करते हैं तो ये एल्युमिनियम नीचे की तरफ में डिपॉजिट होता है, नीचे बॉटम की तरफ में ये एल्युमिनियम हो रहा है रिड्यूस्ड करके, रिएक्शन आगे निकलेगा। यहाँ से अरेंजमेंट होता है कि आप बाहर निकाल सकते हैं मोल्टेन मटेरियल को। और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ से इसके ऊपर में डिपॉजिट होता है ओ, और यहाँ से बाहर निकल आता है कंटेनर से, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। वही पार्ट यहाँ लिखवाया हुआ है इस जगह पर। ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड
एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कैसे आया, क्योंकि ये रॉड किस चीज का बना हुआ है, कार्बन का, तो कार्बन ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। यही वजह है कि सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में इस रॉड को चेंज करने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि यहां से कार्बन कंज्यूम होता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो गैस बन करके बाहर चला गया, और कंटेनर के अंदर में क्या बचा हुआ रह गया, एल्यूमिनियम। While aluminium deposited at the cathode and separated from the electrolytic tank, the aluminium obtained by this process is about 99% pure। यानी इस मेथड से जो बनता है उसको रिफाइनिंग करने का भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे रिफाइनिंग नहीं कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसे रिफाइनिंग के बगैर भी। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था, रिफाइनिंग वाले में भी आएगा वो प्रॉपर्टी, इसके बाद में फिर रिफाइनिंग। अभी तक देखो क्या हुआ प्रोसेस, और से इंप्योरिटीज अलग कर लिया गया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। ओर्स को फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया गया, ऑक्सीडेशन। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाल ली, ऑक्सीजन को हटा दिए, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन तीन तरीके से, जो लिस्ट रिएक्टिव है उसको सिर्फ हीट किए, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट किए, और जो हाईली रिएक्टिव है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस से अलग किए। अब आपके पास से मेटल आ गया, लेकिन अभी भी इस मेटल का हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है, कुछ कंसंट्रेशन के वक्त का इंप्योरिटीज, कुछ ऑक्सीडेशन के समय का इंप्योरिटीज। तो उस इंप्योरिटीज को अलग करने को रिफाइनिंग करते हैं। एक बार एक जगह पे क्वेश्चन मिला था कि कंसंट्रेशन में भी हम इंप्योरिटीज अलग करते हैं, रिफाइनिंग में भी इंप्योरिटीज अलग करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। कंसंट्रेशन में इंप्योरिटीज अलग करते हैं ओर से, और रिफाइनिंग में इंप्योरिटीज अलग करते हैं मेटल से। जैसे हेमेटाइट से इंप्योरिटीज अलग किए तो कंसंट्रेशन, और आयरन से इंप्योरिटीज अलग किए तो वो रिफाइनिंग हो जाएगा। इनमें हम लोग, पहला मेथड है ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिफाइन द मेटल which impurities can be easily oxidized and comes out in the form of gaseous compound। यानी जिस मेटल में जो प्रेजेंट है, जैसे कहीं कार्बन प्रेजेंट है इंप्योरिटीज के फॉर्म में, तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चला आएगा। अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला आएगा। तो उन्हें हम लोग सेपरेट करते हैं ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग से। जैसे यहाँ लिखा कि अगर इंप्योरिटीज कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चला आएगा। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में जैसे जनरली हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं उसे कंसंट्रेट करने के लिए, वैसे मेटल का यूज करते हैं रिफाइन करने के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, यानी जो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल कर जाए और उसके साथ एसोसिएटेड इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। जैसे इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर में समझाने के लिए लेते हैं, यहां पर एक कंटेनर है, इस जगह पर जिंक को लिया गया, हीट करते हैं, हीट करने पर जिंक, यहां से गैस जार है, इससे एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकल रहा है, इसे कॉर्क से सील कर दिया गया है। यहां पर इस जगह पर मेटल है और वहीं पर इसके साथ में इंप्योरिटीज भी जुड़ा हुआ है। इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जिनका कम होगा वो वेपर के फॉर्म में यहां से बाहर निकलेगा, और फिर जैसे ही कंडेंसर में इसे कंडेंस करेंगे तो फिर ये नीचे यहां पर जमा हो जाएगा इस जगह पर। अगर आप लैब में जाओगे तो जिंक देखोगे तो उसको जिंक ग्रैन्युल्स कहा जाता है। कैंडल जलाते हैं ना हम लोग, तो कैंडल जलाते हैं तो जब कैंडल जल रहा होता है तो उसका वैक्स मेल्ट कर जाता है, और वो वैक्स अगर कहीं पर गिरता है तो देखते हो गिरने के बाद में वो सॉलिडिफाई कर जाता है। तो जिस तरह का शेप वहां पर आता है बिल्कुल उसी तरह का जिंक ग्रैन्युल्स भी तुमको मिलेगा। वैसे ही एक्चुअली यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है, सिल्वर के जैसा दिखाई देता है जिंक, और वहां पर वो फैला हुआ रहेगा उसी तरीके से, यानी कि जो ड्रॉप गिरा उसका साइज कितना बड़ा है उसी के अनुसार से वो जिंक आता है। तो वैसे मेटल जिनके इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ओर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ओर उस बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में कन्वर्ट करके बाहर चलाएगा, और ओर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो अभी भी वो किस फॉर्म में रह जाएगा, सॉलिड फॉर्म में ही रह जाएगा, वहीं रह जाएगा कंटेनर के अंदर में। तो इस जगह पर प्योर आ गया और इस जगह पर बचा हुआ रह गया। और करें, सॉरी मेटल कहो, और नहीं मेटल, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा होगा, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। यहां देखिए
क्या है, दिस मेथड इज यूज टू रिफाइन द मेटल विच बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज. द मेटल लाइक जिंक एंड मर्करी कैन बी रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस. इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज हीटेड जस्ट अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं. एट दिस टेम्परेचर मेटल कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कंटेनर. ये गैस के फॉर्म में मेटल बाहर चलाया फ्रॉम द कंटेनर एंड कंडेंस्ड इनटू अदर कंटेनर व्हाइल इंप्योरिटीज रिमेन इनसाइड द इनिशियल कंटेनर. जो पहले था वहीं पर इंप्योरिटीज बचा हुआ रह गया, रिफाइन हो गया ये. इसके बाद डिस्टिलेशन के बाद है लिक्वेशन. डिस्टिलेशन में वेपर में कन्वर्ट करते हैं और लिक्वेशन में इसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में. अब ऐसे सोचो, मान लिया कि आपके यहां घी या डालडा में, डालडा है उसमें थोड़ा सा बालू गिर गया, डालडा में बालू गिर गया, कैसे सेपरेट करोगे? हीट कर देंगे, डालडा मेल्ट कर जाएगा, बालू जो उसके साथ में वो कहाँ चला जाएगा? नीचे बॉटम में, और बॉटम में चला जाएगा तो फिर उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे. इस लिक्वेशन प्रोसेस में भी उसी तरीके से एक स्लोपिंग हर्थ होता है, हर्थ यानी कि फर्नेस, इस तरीके से ये स्लोप बना हुआ रहता है. इनका टेम्परेचर हम रेगुलेट कर सकते हैं. इस जगह पर इंप्योरिटीज और ओर दोनों प्रेजेंट है. यहां ये ओर है और इस ओर के साथ में इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है, यहां इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है. अब जब इसे हीट करते हैं तो ओर का मेल्टिंग पॉइंट कम है इंप्योरिटीज से, तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो मोल्टेन फॉर्म में यहां से नीचे की तरफ में बढ़ेगा. इन्हें कंटेनर में कलेक्ट कर लिया गया, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेल्ट करेगा ही नहीं, इसी जगह पे वो सॉलिड फॉर्म में बचे हुए रह जाएंगे. देखिए लिखवाए हैं, दिस मेथड इज यूज टू रिफाइन द मेटल इन विच, थोड़ा सा छूट गया है, टीन लिखा हुआ है, इन विच मेल्टिंग पॉइंट लाइक टीन विच मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन द एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज. इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन स्लोपिंग हर्थ. ये स्लोप बना हुआ है, हर्थ फर्नेस को कहा जाता है, भट्ठी को, which temperature is little more than the melting point of metal. At this temperature, metal melts and comes at the bottom of the hearth, while impurities remain on the top. ये सॉलिड फॉर्म में रह गया और ये नीचे चला गया. डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं और लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं. यहां पर इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और वहां पर इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था. लिक्वेशन के बाद में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये पूरी तरह से आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़े थे. वहां पर इस जगह पर जैसे अगर कॉपर को रिफाइन करना है हमें, तो इम्प्योर कॉपर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसी कॉपर का एक थिन पार्ट, थिन रॉड कह सकते हैं, वायर कह सकते हैं, इसे निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, और यहां पर इसके एक्वस सॉल्यूशन लिया गया कॉपर सल्फेट का. कॉपर का रिफाइनिंग समझा रहे हैं. यहां लिया गया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, CuSO4 कॉपर. ये जो कॉपर है वो इम्प्योर है, और यहां ये जो कॉपर लिया गया है वो प्योर है. अब क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, एनोड और कैथोड, कटायन का डिपोजिशन कहाँ होता है? कैथोड पर. यानी कि ये आपका पॉजिटिव है तो ये एनोड के रूप में काम कर रहा है, और ये निगेटिव है तो ये कैथोड के रूप में. अब पता नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है या भूल गए, बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों में एनोड और कैथोड का चार्ज अलग अलग होता है. अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे तो एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे जहां इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहां एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव. याद रखने के लिए बताया कि आप याद रखना, कटायन डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कटायन यानी प्लस, वो कैथोड पर, इसका मतलब कैथोड क्या है? निगेटिवली चार्ज, तो यहां निगेटिव है. रिएक्शन क्या होता है एट एनोड, जो कॉपर यहां प्रेजेंट है सॉलिड फॉर्म में, जो इम्प्योर है
वो कन्वर्ट करता है Cu2+ में, और साथ में रिलीज क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां से कॉपर यहां सॉल्यूशन में गया Cu2+ के फॉर्म में, और फिर यहां से एट कैथोड ये कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर जाता है किसमें, कॉपर में, यानी कि इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका थिकनेस बढ़ने लगेगा, यहां पर ये थिकनेस बढ़ने लगेगा। और इनके साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट था, इनके साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट था वो नीचे में इम्प्योरिटीज बैठने लगता है, और एनोड के नीचे बैठ रहा होता है, इसलिए इसे एनोड मड कहा जाता है। मड का मतलब भी क्या होता है, कीचड़। ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। देखो अब यहां जो लिखवाया गया है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ this method is used to get high purity of metal and it is based on the principle of electrolysis. In this method, the impure metal is used as an anode and a thin strip of the pure metal is used as a cathode. कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। The metal salt solution is used as an electrolyte, जैसे कॉपर सल्फेट यूज किए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। The metal from anode goes into solution. अभी देखो याद करो आप, the metal from anode goes into solution as ion and deposited on the surface of cathode. अभी डायग्राम बनाए तो वही देखिए कि पहले इधर चला गया था, पीछे था क्या, हाँ यहाँ पहले कहाँ गया, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन के बाद में इनके सरफेस पर डिपॉजिट हो गया। While impurities fall below the anode as anode mud, और जो impurities हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया है वो वहीं पर नीचे रह गया। In refining of copper, copper sulfate solution is used as an electrolyte and anode mud contain costly metal like gold, platinum, which compensate the cost of refining. यहाँ क्या बता रहा है कि कॉपर के साथ जो एसोसिएटेड इंप्योरिटीज होंगे वो लिस्ट रिएक्टिव नेचर का होगा, यानी कि जिसका रिएक्टिविटी वैल्यू जो है वो कम होगा, लिस्ट रिएक्टिव होता है। अब कॉपर से लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में क्या होता है, कई वैसे इंडस्ट्री होते हैं जो कॉपर इंडस्ट्री से टाई अप किया हुआ रहता है कि आप हमको इम्प्योर कॉपर दे दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिफाइन करके दे देंगे। अब फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, फ्री में तो कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कुछ छुपा हुआ रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग तो रहेगा ही। अब वो क्या करता है, ये जो एनोड मड यहाँ पर आया, जो कीचड़ आया है, इसमें लिस्ट रिएक्टिव मेटल, तो कॉपर से लिस्ट रिएक्टिव मेटल में सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं। तो समझ सकते हो कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम कितना कॉस्टली है, तो इसका कॉस्ट वहां से कंपनसेट हो जाता है। कॉपर इंडस्ट्री को अपना काम करने से उसको तो मतलब है कि हम कॉपर से ही मतलब रख रहे हैं, तो कॉपर का हम काम कर लिए, ठीक है। और दूसरे को उससे मतलब हो गया कि हाँ चलिए ये रिफाइन करना है हमें, तो आपका रिफाइनिंग हम ले लिए। जैसे आप देखोगे गोल्ड को अब तो थोड़ा सा लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, पहले गांव वगैरह में जनरली चलता था कि हम कंपनी की तरफ से आए हैं, सरकार की तरफ से आए हैं, आपका ज्वेलरी जो है साफ करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, मन होगा तो आप आशीर्वाद दे दीजिए, मन होगा तो आप चाय पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए, ठीक है। और अभी आपके सामने ही में साफ करके देंगे, कहीं ले जाने जाने का ठग ठग वाला काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो घर की महिलाएं जो निकाल करके देती थी वहीं पे बैठी रहती थी, पैसा न कि लेके भाग जाए, ठीक है, वो सामने में चमका करके दे देता था। अब जैसे ही जो चमक दिखाई दिया, ये पूरा चमक गया, तो और जो घर में है वो भी निकाल करके दिए, ठीक है। अब चमका रहा है तो एक्चुअली एक्वा रिजिया होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, उसमें लिस्ट रिएक्टिव मेटल को भी डिसॉल्व करने का कैपेसिटी होता है। तो वो गोल्ड डिसॉल्व होता चला गया, वो डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व होगा तभी तो अपर पार्ट, किसी चीज को अगर इसको हम रगड़ते हैं तो घीसेगा, तो गंदा तो अपर पार्ट ही होता है, कोरोड अपर पार्ट ही होता है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो वो बिल्कुल पतला ही सा लेयर जो है वो डिसॉल्व हुआ, लेकिन पतला पतला लेयर जो सॉल्यूशन में चला गया, गोल्ड कॉस्टली है, तो फिर बाकी का कॉस्टिंग जो है, उसका मेहनताना जो है वो वहां से निकल गया। अगर आप कहेंगे तनी सुन और बढ़िया से साफ कर दीजिए, तो आपके सामने ही में थोड़ा सा और ब्रश जो रगड़ देगा, बोले माता जी और देखिए, हाँ ठीक है अब ठीक है, तो चमक गया, तो फिर आपका जो आप ही बोल रहे हैं उसको पूरा चमकाने के लिए, तो वहां पर ये होगा। तो उस तरीके से रिफाइनिंग में वही यहां पर भी कंपनसेट किया जाता है इस वाले पार्ट में।
ये रिडक्शन का है। ये हुआ रिएक्शन, अभी जो हम लोग लिखे थे वही यहाँ पर है। एनोड पर कॉपर कन्वर्ट करता है कॉपर आयन में, और कैथोड पर कॉपर आयन कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कॉपर में। फिर है जोन रिफाइनिंग। जोन डिफिनेशन वगैरह पूछता है, प्रिंसिपल पूछता है मेनली, तो यहां प्रिंसिपल करके ही लिखवाए हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal. The metal like germanium, silicon, boron, gallium, indium. In this method, a movable circular heater, ये क्या है जो लिखवाया उसको समझाते हैं। जैसे जोन रिफाइनिंग मेथड में, दिख नहीं रहा, जगह पर बैठते हैं। इस जोन रिफाइनिंग मेथड में जो इम्प्योर मेटल है उसको हम लोग रॉड के फॉर्म में लेते हैं, और इस रॉड में एक सर्कुलर हीटर लगा होता है। सर्कुलर हीटर जो आगे पीछे में मूव कर सकता है, मूवेबल सर्कुलर हीटर। ध्यान से समझना, इसमें कहता है कि इम्प्योरिटीज ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रखने की टेंडेंसी रखता है मेटल के रिस्पेक्ट में, यानी कि मेटल तुरंत रिक्रिस्टलाइज कर जाए और इम्प्योरिटीज को रिक्रिस्टलाइज करने में टाइम लगे, वैसे मेटल को इस मेथड से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। ध्यान से समझना, अब ये इम्प्योर है, ये सर्कुलर हीटर यहाँ आया, तो जैसे ही ये यहाँ आया तो इस जगह का मेटल भी मेल्ट कर गया और इम्प्योरिटीज भी मेल्ट कर गया। ये धीरे धीरे सर्कुलर हीटर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ में बढ़ता है, तो जब ये एक एंड से दूसरे एंड की तरफ में बढ़ेगा तो जैसे ही यहाँ से हट करके यहाँ आया, यहाँ का मेटल तुरंत सॉलिडिफाई कर गया, लेकिन इम्प्योरिटीज अभी भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड जो इधर की तरफ में मूव करना शुरू करेगा, तो ये रॉड के साथ में मूव करना शुरू करता है, यहाँ आया, यहाँ आकर के रुका, फिर इस प्रोसेस को रिपीट किया गया, फिर यहाँ पर आया, तो जितनी बार में आएगा उतनी बार में अपने साथ में इम्प्योरिटीज को लेकर के आता जाएगा। इम्प्योरिटीज यहाँ पर जमा हो गया, इसको काट करके हटा लिए, अब यहाँ पर क्रश करेंगे। उनका अपना कैलकुलेशन होता है कि इतना डायमीटर का आपका मेटल रॉड है तो 2 सेंटीमीटर थिकनेस तक प्यूरिफाई होगा, 3 सेंटीमीटर तक, तो 2 सेंटीमीटर का पार्ट ऊपर से क्रश करके निकाल लिए। तो पहले इतना मोटा रॉड था, फिर पतला होता जाएगा। तो एक पार्टिकुलर जोन को रिफाइन करता है, इसलिए इसे जोन रिफाइनिंग करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑन विच प्रिंसिपल जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड, किस प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है। तो जो पहला सेंटेंस आप देख रहे हो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट यानी कि मोल्टन फॉर्म में, मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल के रिस्पेक्ट में मोल्टन फॉर्म में इम्प्योरिटी ज्यादा रहता है, मोल्टन फॉर्म को वो अचीव करता है, उस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो ये था आपका जोन रिफाइनिंग। इस जोन रिफाइनिंग के बाद में जोन रिफाइनिंग हुआ, इसके बाद है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, गैसियस कंपाउंड में, क्योंकि गैसियस फॉर्म कहेंगे तब तो ध्यान चला जाएगा डिस्टिलेशन प्रोसेस में। जिंक को हीट किए तो वेपर में कन्वर्ट कर गया था। वेपर फेज रिफाइनिंग में इम्प्योर सब्सटेंस को किसी पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो गैसियस कंपाउंड बना लेता है। जैसे आप बताओ, कार्बन किस स्टेट में पाया जाता है, कार्बन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कार्बन सॉलिड स्टेट में है। लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तब वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से यहां पर भी कहा गया कि वेपर फेज में वैसे मेटल को रिफाइन करते हैं जो गैसेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहां लिखे हैं जो, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिफाइन द मेटल which can be converted into gaseous compound while impurities remain in solid state। यानी गैस कंपाउंड जो है, मेटल जो है वो गैसेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, उसे कंटेनर से अलग कर लिया, और इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं कर पाया, अभी भी किस स्टेट में है, सॉलिड में। अब इस कंपाउंड को सेपरेट करके फिर से इसको हीट कर लेंगे तो ये प्योर मेटल में कन्वर्ट कर जाएगा। इसमें दो है, एक वान आर्कल मेथड, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसका, पूछा हुआ एग्जामिनेशन में, वान आर्कल मेथड, और दूसरा है बॉन्ड्स प्रोसेस। देखो यहाँ बॉन्ड्स प्रोसेस, पहले वान आर्कल मेथड के बारे में। वान आर्कल मेथड में लिखवाए हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिफाइन जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। टाइटेनियम स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, बहुत हार्ड होता है, ये हल्का होता है,
और स्ट्रॉन्ग, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो आने वाले समय में टाइटेनियम का यूज जो हो ज़्यादा होने वाला है। बहुत सारे तोप वगैरह बनाए जाते हैं, टैंक बनाए जाते हैं, तो नॉर्मल अगर आयरन का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, तो वहाँ पे टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। वो हार्ड होता है, स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है इसे, उनका रिफाइनिंग करते हैं। इसमें कहता है कि रिफाइन करने के लिए करते क्या हैं, देखो यहाँ पे टाइटेनियम है, कुछ लोग टिटेनियम कहते हैं, जैसे जो प्रोनाउंसिएशन करना हो। इसको हम लोग हीट करते हैं आयोडीन के साथ, और जब आयोडीन के साथ करते हैं तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ये गैस है, तो कंटेनर से इस गैस को बाहर निकाली, और फिर इस गैस को जब टंगस्टन फिलामेंट पर हीट करते हैं तो डिकम्पोज कर जाता है टाइटेनियम में और आयोडीन में। तो देखो वहां इम्प्योर था और यहाँ पर क्या है, प्योर है। यानी कि जैसे ही आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं, जैसे मान ली कि कार्बन के साथ में आयरन का पाउडर, कार्बन पाउडर है और आयरन पाउडर दोनों है, अब उसको सेपरेट करना है तो जला दो ना। आयरन जलने के बाद ऑक्साइड भी बनाएगा तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन कार्बन जलने के बाद में किस में कन्वर्ट कर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में, वो गैस बन करके बाहर चलाया। तो यहाँ जो टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड गैस बना है, इसी को सेपरेट कर लेते हैं और फिर इसे हीट करते हैं तो डिकम्पोज कर जाता है टाइटेनियम में और आयोडीन में। उसी तरह से जर्कोनियम का फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जर्कोनियम टेट्राआयोडाइड में जर्कोनियम और आयोडीन का फॉर्मेशन कर लेता है। दोनों में देखो रिएक्शन का सेम है, मेथड, फार्मूला सेम है, वहां टी आई था और इस जगह पर जेड आर था। इसे वैन आर्कल मेथड कहा गया। मॉन्स प्रोसेस में निकेल को हम लोग हीट करते हैं, कंसेप्ट यहां भी वही है। यहां कहता है निकेल को हीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनता है, जो कि गैसेस कंपाउंड, इंप्योरिटीज अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा हुआ रह जाता है। इसे सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ निकेल प्योर फॉर्म में है और वहां पर निकेल जो है वो इम्प्योर फॉर्म में था। और लास्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटो वर्ड बना है क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। यह सरफेस केमिस्ट्री के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। कहता है कि इस मेथड में हम लोग क्रोमेटोग्राफिक मेथड में इस तरीके से एक बड़ा सा कॉलम लेते हैं और इसमें डाला हुआ होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट यानी कि जिनके सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता हो, इस जगह पर, यहां पर। पहले पढ़ लो इस मेथड को, उसके बाद में फिर दिस मेथड इज यूज्ड टू रिफाइन द मेटल which extent of adsorption is different from the associated impurity। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हुए इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि डिपॉजिट होने का रेट। अब यहां से हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में डालते हैं, तो खुद सोच करके बताओ कि जिनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फास्ट है वो अपर पार्ट पर ही एडजॉर्ब हो जाएगा, और जिनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन स्लो है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ में, नीचे पार्ट में जाएगा। अब जब ये अलग अलग पोर्शन पर एडजॉर्ब हो चुका है तब दूसरा काम होता है डिजॉर्प्शन, यानी कि इन्हें अलग करना। तो फिर हम लोग डालते हैं वैसे सॉल्यूशन को जो मान ले कि इस नीचे वाले को अलग कर दे, डिजोल्व कर ले, तो डिजोल्व होकर के नीचे चला आता है और पहला वाला पार्ट कहाँ रह गया, ऊपर की तरफ में हो गया। इस तरीके से मेटल और इंप्योरिटीज को अलग करते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली वैसे मेटल को रिफाइन करने के लिए किया जाता है जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। कहाँ, हाँ, एडजॉर्प्शन, क्या लिखा हुआ, एडजॉर्प्शन ही होगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिफाइन द मेटल विच एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, करेक्शन कर लेना, ठीक है, एडजॉर्प्शन होता है, कहीं और लिखा हुआ भी होगा, इज डिफरेंट फ्रॉम, एक्चुअली होता है क्या ना, टाइप करते हैं तो टाइप करते हैं तो देखो यहाँ है ना एडजॉर्बेंट, तो आप भी टाइप करते होंगे तो वर्ड क्या करता है, कुछ कॉमन वर्ड का, जैसे आप मोबाइल पे टाइप करते होंगे तो वो कॉमन वर्ड सजेस्ट करता है, और ये जो है MS ऑफिस जो है वो सजेस्ट ही नहीं करता है, उसको चेंज भी कर देता है, ठीक है, तो ध्यान नहीं गया तो वो चेंज हो जाएगा। एडजॉर्प्शन अगर लिखेंगे तो रेड दिखाएगा, एरर दिखाएगा, ठीक है, कि एडजॉर्प्शन कुछ नहीं होता है, उसको क्या पता कि एडजॉर्प्शन ही होता है, ठीक है, तो वो कई बार में चेंज कर देता है, और नहीं उसको एडजॉर्प्शन ही है, कंट्रोल Z करके वो किए, तो उसकी वजह से वहां पर है एडजॉर्प्शन होना चाहिए। आप अपनी कॉपी में लिखते वक्त में इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर is used to refine the metal which is present in comparatively a small amount. In this method, the impure metal is dissolved in suitable solvent and allowed in a column containing adsorbent. Adsorbent यानी कि जहां पे adsorption होना है। The different component adsorbed at the different portion of the column from which they are separated. अलग अलग कॉलम पर डिपोजिट होगा, इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी कहा जाता है।
वो था जनरल मेथड मेटलर्जिकल प्रोसेस का। फिर से सुनो उसके एक बार में। मेटलर्जी है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। कितने स्टेज में पूरा होता है? 4। कौन कौन? कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन, ओर से इंप्योरिटीज अलग करना। किस किस मेथड से कर सकते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, और कुछ था। इसके बाद दूसरा था ऑक्सीडेशन, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से। फिर आगे रिफाइनिंग में। रिफाइनिंग में आया स्टीम डिस्टिलेशन, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लिक्वेशन, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। फिर इसके बाद में आया था वेपर फेज रिफाइनिंग, यानी जिनका रिएक्टिविटी अलग अलग है। वेपर फेज रिफाइनिंग में 2 आ गया। वान आर्कल मेथड, जिसमें टाइटेनियम और जर्कोनियम को आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं। और फिर था मॉन्ड्स प्रोसेस, जिसमें हम लोग निकेल को प्यूरिफाई करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। एक और था जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल रॉड को हम लोग करते हैं, जिसके मेटल के रिस्पेक्ट में इम्प्योरिटीज मोल्टन फॉर्म में रहना पसंद करता है, वो मेल्ट के साथ में मोल्टन फॉर्म में रहता है। तो ये मेथड था। अब इसके बाद में हम लोग को 4 मेटल का एक्सट्रैक्शन देखना है। मेन मेन पॉइंट ही याद रखना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एक छोटे छोटे पार्ट से पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए, ठीक है। सैंपल पेपर वगैरह जो निकालता है उसके ऊपर में जाओगे। रिएक्शन तो है, इक्वेशन तो आज याद करना पड़ेगा, वो तो लिखना पड़ेगा। अब इसमें जैसे आयरन है, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिए हैं और स्टेटमेंट की बजाय, ताकि याद रखना आपके लिए आसान हो जाए। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन पूछा जाए, वो आप सीधा आंसर दे सकते हैं। जैसे देखो पहला ही पॉइंट है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। किस ओर से निकाला जाता है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से। किस प्रोसेस से किया जाता है? तो द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब यहाँ फिर हम हाइड्रोलिक वॉशिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोलिक वॉशिंग बता चुके हैं कि ओर को पाउडर किया जाएगा। इस पाउडर्ड ओर पर फिर करंट ऑफ वाटर अलाउड करेंगे, तो ओर बचा हुआ रह जाएगा और इम्प्योरिटीज पानी के साथ बह करके चला जाएगा। द ओर इज कंसंट्रेटेड by calcination, roasting to remove water and convert the associated carbonate and sulfide to corresponding oxide। आयरन है ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में, लेकिन आयरन के साथ में जो कंसंट्रेशन में इंप्योरिटीज नहीं हट पाता है, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के सल्फाइड भी होते हैं, तो उन्हें भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो जो मेटल के आयरन के साथ में कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे वो कैल्सिनेशन में कन्वर्ट कर जाते हैं, और जो सल्फाइड होंगे वो रोस्टिंग में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो ये करने के बाद में फिर अब इसे डाला जाता है। आफ्टर दैट द ओर इज फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। जगह खोज रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए, एक जगह पे सीट में जगह छोड़े हैं। हाँ, यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस बहुत बड़ा भट्टी होता है। कुछ इस तरीके से आप बुक में देखोगे तो डायग्राम आपको नजर आएगा, ऐसे यहाँ दिया हुआ है। इस तरीके से यहां से हॉट एयर सप्लाई किया जाता है, इस जगह से हॉट एयर सप्लाई किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पर। और ऊपर से हम लोग डालते हैं हेमेटाइट को, Fe2O3 डालते हैं, इसके साथ कोक डालते हैं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। इन सब के मिक्सचर को डाला जाता है कंसंट्रेटेड ओर को, और नीचे से हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करें, हॉट एयर सप्लाई करें। और इन सब का तीनों का काम अलग अलग है, जो वहां उस मेथड में बताएं। पहले उस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। जहां है देखिए यहाँ क्या हो रहा है। जो इनसाइड द ब्लास्ट फर्नेस different reaction take place at different temperature and at different part of the blast furnace। जो हेमेटाइट लिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है Fe3O4, इसको रट लोगे आप जैसे करना है, ठीक है। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर का रिएक्शन। एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो वहां पर वो इक्वेशन दिया हुआ है। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, FeO CO के साथ Fe में कन्वर्ट करता है। लाइमस्टोन जो लिया गया है वो कैल्शियम ऑक्साइड में, और ये इनके साथ रिएक्ट करता है।
सिंपल तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। जो देखो यहाँ ये कैल्शियम कार्बोनेट जो यूज किया गया है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में डिकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड इंप्योरिटी जो इनके साथ प्रेजेंट होता है SiO2, इनके साथ रिएक्ट कर ये फॉर्मेशन कर लेता है कैल्शियम सिलिकेट का। इंप्योरिटीज को बताओ क्या कहा जाता है, गैंग। और जो बाहर से सब्सटेंस ऐड करते हैं इंप्योरिटीज अलग करने के लिए, उन्हें फ्लक्स कहा जाता है। और ये फ्लक्स और गैंग कंबाइन कर स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब रिएक्शन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर। हम सबको पहले एक एक करके बताते हैं, उसके बाद में फिर उसको मर्ज करेंगे कि किसका क्या काम। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो यूज हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो फिर ऊपर की तरफ में बढ़ता है, और ऊपर में आप क्या डाल रहे हैं, कार्बन। तो ये कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर ये कन्वर्ट कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमेटाइट यानी Fe2O3 के साथ कंबाइन कर इन्हें कन्वर्ट कर देता है Fe में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। तो देखो तो इनका भी रिडक्शन हो गया Fe के फॉर्म में। कार्बन पहले कन्वर्ट किया किस में, कार्बन कन्वर्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड में, और फिर कन्वर्ट कर गया किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ जो लाइमस्टोन लिया गया है वो पहले कन्वर्ट किया कैल्शियम ऑक्साइड में, और फिर इंप्योरिटीज को अलग करने में हेल्प करते हैं। अब इस रिएक्शन पर देखो, ये रिएक्शन अभी लिखे हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट यानी कि गैंग के साथ रिएक्ट कर स्लैग का फॉर्मेशन करते हैं। अंडर 10th क्लास तक में क्वेश्चन भी पूछता था, डिफाइन करने के लिए कहता था व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज गैंग एंड व्हाट इज स्लैग। तो गैंग इज द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विथ ओर एंड मेटल। अब इसको हम लोग मेटल के साथ में भी रख सकते हैं। फ्लक्स इट इज द फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन करने का मतलब बाहर का सब्सटेंस, विच इज यूज टू रिमूव द गैंग, जो गैंग को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज स्लैग, स्लैग इज द मिक्सचर ऑफ फ्लक्स एंड गैंग, यानी कि जो कंबाइन करते हैं उन्हें कहा जाता है। इसके पहले ये वाला पार्ट देखो, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया आयरन, यानी कि हेमेटाइट ये इतने स्टेप में कन्वर्ट किया किसमें, आयरन ऑक्साइड में, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये सारा रिएक्शन जो है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में कोक लिया गया उसके बारे में, तो ध्यान से लिखोगे और पढ़ोगे। फिर जब ये यहाँ से बाहर जो निकलता है आयरन, वो इम्प्योर आयरन होता है, और उस आयरन को पिग आयरन कहा जाता है। पिग आयरन इज द इम्प्योर आयरन। देखो यहाँ पर लिखे हैं द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज इम्प्योर एंड नोन एज पिग आयरन, और इसमें 4% के करीब कार्बन होता है, which contain impurities like carbon, sulfur, phosphorus, etc. The pig iron is refined by the process of oxidative refining and it result the formation of cast iron. यानी कि पिग आयरन को जब रिफाइन किए तब वो कन्वर्ट कर गया किसमें, कास्ट आयरन, यानी ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। इसका क्या मतलब, यानी इसे हीट करते हैं, कंट्रोल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो कार्बन अगर इंप्योरिटीज के फॉर्म में, सल्फर इंप्योरिटीज के फॉर्म में है, तो कार्बन कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर कन्वर्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड में। सवाल उठता है कि सर कार्बन कहाँ से आया, अभी तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में डाले हम लोग, तो ऊपर से जब डाल रहे हैं तो वहां पर नीचे बॉटम में कुछ अनरिएक्टेड भी बचे हुए रह जाते हैं, लार्ज स्केल पर आ रहे हैं, तब उन्हें रिफाइन करने का जरूरत पड़ता है, उन्हें रिमूव करने का जरूरत पड़ता है। तो पिग आयरन के बाद में बना क्या, कास्ट आयरन। फॉर फर्दर रिफाइनिंग कास्ट आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस lined with hematite. The hematite oxidize the carbon into carbon monoxide. अब यहां फिर ये कास्ट आयरन को रिफाइन किया गया है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। अब इससे यहां पर आपका जो है वो आयरन जो है उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा प्योर बना। लाइमस्टोन इज एडेड एज ए फ्लक्स, ये स्टार मार्क करके लिखवाए हैं ताकि याद करना आसान हो जाए। लाइमस्टोन इज एडेड एज ए फ्लक्स एंड सल्फर, सिलिकॉन एंड फास्फोरस आर ऑक्सीडाइज्ड and passed into the slag. The iron obtained from reverberatory furnace, यानी कि यहां जो डाल रहे हैं reverberatory furnace is called root iron and it is known as the purest form of commercial iron. यानी कि आयरन का 3 पार्ट हो गया, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रूट आयरन। सबसे प्योर हो गया रूट आयरन और सबसे इम्प्योर हो गया पिग आयरन।
पिग आयरन को रिफाइन किए तो बना कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन को रिफाइन किए तो बना रूट आयरन। तो जो रूट आयरन है उसे कॉमर्शियली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग से बना कास्ट आयरन, और उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में फिर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो बनता है रूट आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पर भी उसी तरह से सारे मेथड को देखना होगा कि कौन किसका यूज कर रहा है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और कॉल्ड बॉक्साइड। बॉक्साइड से बनाया जाता है, बॉक्साइड का Al2O3.XH2O। द ओर इज कंसंट्रेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। याद आ रहा है लीचिंग में कैसे कैसे किस तरीके से किए थे NaOH के साथ, उसके बाद वो था। द कंसंट्रेटेड और ऑब्टेन्ड आफ्टर लीचिंग इज कॉल्ड एल्यूमिना। ये पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। द मोल्टन एल्यूमिना इज टेकन इन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हैविंग कार्बन लाइनिंग विच एक्ट एज कैथोड एंड कार्बन रॉड विच एक्ट एज एनोड। अभी डायग्राम बना करके आपको बता रहे थे, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रायोलाइट इज एडेड, अभी लिखे भी थे, वहां पर भी था। क्यों क्रायोलाइट ऐड किया जाता है? एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए और इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एडेड इन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक विथ एल्यूमिना टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। द रिएक्शन टेक प्लेस एज फॉलोज। अभी ये रिएक्शन लिखे थे, Al2O3 कन्वर्ट किया एल्यूमिनियम आयन में और ऑक्साइड आयन। एल्यूमिनियम आयन किस पर डिपॉजिट होगा? कैथोड पर, और ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा एनोड पर, और कहां से बाहर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अभी डायग्राम बना करके बता रहे थे कि कार्बन रॉड जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उस पर डिपॉजिट हो रहा है और बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो कार्बन तो कंज्यूम हो रहा है। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ, जितना पॉइंट्स है वो सबको हम इसी तरीके से लिखवा दिए एक एक करके पॉइंट में, याद रखना आसान होगा, पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन पकड़ में आएगा। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर द कार्बन एनोड नीड टू चेंज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के बाद में इसको जो चेंज करना पड़ता है। द एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड आफ्टर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज ऑलमोस्ट प्योर एंड देयरफॉर नो नीड टू फर्दर प्यूरिफाई। इसके बाद में फिर प्यूरिफाई करने का जरूरत नहीं है। वहां पर लिखे भी थे कितना परसेंट प्योर था? 99%। तो 99% प्योर है तो फिर फर्दर रिफाइनिंग का जरूरत नहीं है। फिर अगर और करना है, क्योंकि जैसे ही 1% है, मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा, यानी कि 100% प्योर नहीं रह सकता है। उसमें इम्प्योरिटी 100% प्योरिटी वहीं आ सकता है जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो ये रह सकता है क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव है। लेकिन बाकी का एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये रिएक्टिव मेटल है, ये तुरंत जो है वो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसी न किसी दूसरे फॉर्म। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉपर पायराइड से। देखो CuFeS2 यानी कि सल्फाइड ओर है। कंसंट्रेशन याद करो, सल्फाइड ओर को किस प्रोसेस से कंसंट्रेट कर देते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन। द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर इज कंसंट्रेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन। आफ्टर कंसंट्रेशन द कॉपर इज रोस्टेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, यानी कि फिर अब यहाँ और इस जगह पर आयरन ऑक्साइड और सिलिका है, ये आयरन सिलिकेट के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। रिएक्शन यहाँ पर भी इनका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ोगे तब वो होगा, ऐसे तो अभी सिर्फ रीडिंग डालना हुआ। कॉपर को रिफाइन करना है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अभी जो रिफाइनिंग का प्रोसेस बता रहे थे कि इम्प्योर कॉपर रॉड लिया जाएगा, पतला सा प्योर कॉपर रॉड लिया जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे एज इम्प्योरिटीज एनोड मड के फॉर्म वहां पर। और एक पार्ट छोड़ दिए हैं आप लोग के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक लिखोगे। जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है जिंक सल्फाइड से, चूंकि थ्योरेटिकल है, अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो कैसे लिखोगे? तो ये आयरन का लिख दिए, एल्यूमिनियम का लिख दिए, कॉपर का लिख दिए, आइडिया तो लग गया कि किस तरीके से लिखना है। तो उसी तरह से जिंक का तुम लिखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो जिंक का इस्तेमाल रिडक्शन करते हैं जिंक सल्फाइड से। अब यहीं पे गेस करो ना, जिंक सल्फाइड है तो कंसंट्रेशन किस प्रोसेस से? फ्रोथ फ्लोटेशन। अब जिंक सल्फाइड है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस से? रोस्टिंग। जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया, जिंक में कन्वर्ट कर गया। अब जिंक का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू इसके साथ एसोसिएटेड इंप्योरिटीज से कम होता है, किस प्रोसेस से रिफाइन करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे। अगर हाई प्योरिटी ऑफ जिंक चाहिए
तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, ठीक है। बस इतना ही पार्ट जो लिखना था, तो कम से कम छोड़ेंगे तब तो आप लिखेंगे उसको, ठीक है। इसलिए जानबूझ करके, नहीं तो जब इतना सारा लिखा हुआ है तो इसको लिखने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक था। अब इसके बाद में मेन जो है वो समझने वाला पार्ट है ये, यानी कि ये फिजिकल केमिस्ट्री के जैसा होगा, थर्मोडायनामिक्स मेटलर्जी। हम चाहेंगे कि आप एक बार इसको जो कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि अगले क्लास में जब इसको एक्सप्लेन करें, ग्राफ वगैरह बताएं। देख रहे हो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आए लिंगम डायग्राम, ये ग्राफिकल मेथड है, यहाँ किस तरीके से बताया गया है। तो ये वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, इतना। अब इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।